पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्वू टैंक की टीम का पीछा करता है और देखता है कि टैंक की टीम कुछ डीमन नाइट्स के एक समूह के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जब उसने देखा कि उसके शैडो वॉरियर मारे जा रहे हैं तो जिन्वू अपने कैमोफ्लार्स को हटाता है और कुछ डीमन नाइट को मार देता है। इसके बाद डीमन नाइट का लीडर तेजी से वार करने लगा, लेकिन जिन्वू ने हर एक वार को आसानी से टाल दिया। उसने देखा कि इस मंजिल पर जो डीमन है वो असामान्य रूप से समझदार थे। वो उसके माथे, गर्दन और दिल को सटीकता से निशाना बना रहे थे। ठीक उसी समय जब जिन्वू आखिरी वार करने वाला था, अचानक डीमन ने रहम की गुहार लगाई और सरेंडर कर दिया। जिन्वू चौंक गया और उसने अपना हमला रोक दिया। उसे हैरानी हुई कि ये डीमन इंसानी भाषा बोल सकता है, खासकर जब उसकी आवाज एक लड़की जैसी लग रही थी। वो जिन्वू से अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। जिन्वू ने हेलमेट हटाया और सच में डीमन एक लड़की थी जिसका नाम एसिल होता है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है, जहां एसिल जिन्वू से माफी की भीख मांग रही है। जिन्वू ने गंभीरता से सोचते हुए जवाब दिया, तुमने मेरे सैनिकों पर हमला किया और अब तुम मुझसे रहम की मांग कर रही हो। उस डीमन लड़की ने समझाया कि उसे इस इलाके की रक्षा करनी थी और वो अपने साथी दानवों को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी बात सुनकर जिन्वू उसे छोड़ देता है, क्योंकि जिन्वू को ऐसे दानवों को मारना पसंद नहीं था जो इंसानों की तरह दिखते हैं। लेकिन जब जिन्वू उसे छोड़ने का फैसला करता है और जिन्वू पीछे मुड़ता है, जिन्वू के पीछे मुड़ते ही डीमन लड़की ने चुपचाप उसके पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला तस्क ने रोक दिया। जिन्वू तेजी से पलटता है और पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? जब उसे एहसास हुआ कि उसका हमला फेल हो गया तो एसिल के पसीने छूट गए। वो तुरंत घुटनों के बल गिर गई, माफी मांगने लगी और जिन्वू ने उससे कहा कि मुझे एक एंट्री परमिट की जरूरत है। अगर तुम मुझे एंट्री परमिट कहाँ है बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। एसिल ने बताया कि उसका कबीला एंट्री परमिट की रक्षा कर रहा है। उसे ये भी पता था कि सभी मंजिल के एंट्री परमिट कहाँ हैं। उसने जिन्वू को सब कुछ बताने का वादा किया, यदि आप मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा का वादा करते हैं तो। जिन्वू को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो इस पर भरोसा कर सकता है। वो उसके करीब आया और उसकी आंखों में घूरने लगा, जिससे वो शर्मा गई। उसने पूछा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? उस खतरनाक इरादे के कारण एसिल डर से कांपने लगी और पसीने में भीग गई। उसने जिन्वू को आश्वासन दिया कि वो झूठ नहीं बोलेगी और सच बताएगी। जिन्वू ने उसे छोड़ दिया और वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो इस जगह को छोड़ देगा। इसी बीच जापान के एक छोटे से द्वीप पर एक शहर तबाह हो चुका है, जो एक म्यूटेंट चींटी के हमले के कारण बर्बाद हुआ है। तभी हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिससे वो म्यूटेंट चींटी खा लेती है और काफी सारे लोगों को मारने के बाद वो मॉन्स्टर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है। जिन्वू को एंट्री परमिट तो चाहिए था, लेकिन सबसे पहले वो ये जानना चाहता था कि उस डीमन लड़की की असली पहचान क्या है। डीमन लड़की ने खुद को लेडी एसिल, रेडियो कबीले की बड़ी बेटी बताया। जिन्वू ने कहा कि वो ये नहीं पूछ रहा था, बल्कि वो जानना चाहता था कि क्या उसे हमेशा अपने सिर में एक आवाज सुनाई देती है जो उसे इंसानों को मारने के लिए कहती है। एसिल ने कहा कि उसे उस तरह की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन एक आवाज जरूर सुनाई देती है जो उसे उस जगह की रक्षा करने के लिए कहती है जहाँ वो पहले रहती थी। वो कहाँ रहती थी? जिन्वू पूछता है तो एसिल बताती है कि वो पहले डीमन वर्ल्ड में रहती थी। जिन्वू इस बात से हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम डीमन वर्ल्ड में क्या कर रही थी? एसिल जवाब देने ही वाली थी, तभी एसिल भी आइस एल्फ और कार गैल्गन की तरह ग्लिच करने लगती है और बोलती है, हम एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसके लिए सभी डीमन को एकजुट होकर लड़ना था। अचानक किसी ने एसिल के दिमाग से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जिन्वू उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एसिल को अचानक चक्कर आने लगा। दर्द सहन नहीं कर पाने के कारण वो बेहोश हो गई। अगले सीन में हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अधिकारियों की एक बैठक चल रही है, जहाँ पर जिनचूल सभी लोगों को उस एंट मॉन्स्टर की तबाही के बारे में बता रहा होता है। वो सभी को बताता है चींटी के हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी है। पुष्टि की गई रिपोर्टों के मुताबिक उस मॉन्स्टर को तो मार दिया गया है, पर तब तक पूरे द्वीप की जनसंख्या को एक ही दिन में उस चींटी ने खत्म कर दिया। इस हमले में 294 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही वहाँ 108 हंटर्स को भी डिप्लॉयड किया गया था, जिसमें से 4 ही रैंक, 1 सी रैंक का और एक बी रैंक का हंटर मारा जा चुका है। एसोसिएशन के सदस्यों को यह जानकर हैरानी हुई कि जापान, जो एशिया में अपने उन्नत हंटर सिस्टम के लिए जाना जाता है, उसने इतना बड़ा नुकसान झेला है जिसका वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। जापान से अभी संपर्क करके एक जॉइंट ऑपरेशन रिक्वेस्ट करो। बाकी की नेबरिंग कंट्रीज को भी इन्फॉर्म कर दो। मैं इस सिचुएशन को बिना किसी की जान गंवाए हैंडल करना चाहता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि हम लोग जेजू आइलैंड के ऊपर अपना चौथा रेड ऑपरेशन करेंगे। दूसरी तरफ डीमन कैसल में एसिल अपनी बेहोशी से बाहर आई और फिर वह जिन्वू को रेडियो कबीले के डीमन महल की ओर ले जाती है। एसिल के पिता जिन्वू को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो जिन्वू की शैडो में उसकी आर्मी देख पा रहे होते हैं। एसिल के पिता कहते हैं, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके शैडो के अंदर कितने सारे सोल्जर्स हैं? ये सुनकर जिन्वू को आश्चर्य होता है कि एसिल के पिता ने आखिर ये कैसे देख लिया। तभी गार्ड तुरंत जिन्वू को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी एसिल अपने पिता को समझाती है कि अगर आप जिन्वू को परमिट दे देंगे तो फिर वो यहाँ से चला जाएगा। गार्ड के चारों ओर से घेरने के बाद भी जिन्वू शांत रहता है और कहता है कि मैंने एसिल से वादा किया है कि एंट्री परमिट मिलने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। किंतु मन में सोचता है, क्या ये वही है जिसने उन दानवों को मारा है और टावर पर चढ़ाई की है? मैंने सुना है कि इसने वल्कन को हराकर यहाँ तक पहुंचा है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं उसे हरा सकता हूँ। एसिल के पिता ने जिन्वू से पूछा कि क्या उसे सिर्फ एंट्री परमिट चाहिए? जिन्वू ने हाँ में जवाब दिया और एसिल के पिता ने उसे 81 फ्लोर का एंट्री परमिट देता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन फिर जिन्वू एसिल के पिता से कहता है कि उसे उसकी बेटी एसिल भी चाहिए। ये सुनकर किन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर जिन्वू अपनी गलती को सुधारते हुए कहता है कि मुझे आपकी बेटी की मदद चाहिए ताकि वह हर मंजिल पर उसे एंट्री परमिट दिलाने में मदद कर सके। किन एसिल की चिंता करते हुए कहता है, क्या तुम एसिल की सेफ्टी की गारंटी देते हो? तो जिन्वू कहता है, हाँ मैं एसिल की सेफ्टी की पूरी गारंटी देता हूँ। एसिल के पिता के पास कोई और चारा ना होने के कारण जिन्वू की बात मान लेता है।
अगले सीन में हमें अब जापान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे साइंटिस्ट उसी एंट मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रही होती है और हमें अब यहाँ पर एक गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आकर गिल्ड मास्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। अगले सीन में अब जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे फ्लोर्स को क्लियर करने के बाद अब 79वें फ्लोर पर पहुंच चुका है। इन सभी फ्लोर्स को क्लियर करने की वजह से एग्रेस और टैंक दोनों का रैंक अप हो चुका है। टैंक अब एक नाइट रैंक में आ चुका है और इग्रेस अब एक एलीट नाइट रैंक पर पहुंच चुका है। टैंक की ताकत एस रैंक हंटर के बराबर हो गई है, जबकि इग्रेस का स्तर एक हाई एंड एस रैंक हंटर तक पहुंच गया है। वहीं पर अब एसिल कहती है कि मैं घर से गिफ्ट लेकर आई थी क्योंकि 90 फ्लोर पे जाने के बाद खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां पे एंट्री परमिट पाने के लिए इनको कुछ गिफ्ट देनी पड़ेगी ताकि उनसे परमिट के बदले सौदा कर सके। तभी जिन्वू कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़कर बाकी सभी फैमिली को मार दूंगा। जो सुनकर अब एसिल कहती है कि लेकिन आपने मेरी फैमिली की जान क्यों छोड़ दी, जिस पर जिन्वू कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद एसिल शर्माने लगती है। जिन्वू अब सोचता है कि एसिल और जिनो दोनों का दिमाग थोड़ा सा ढीला है, इनको अपने साथ रखने से काम बन जाती है। अब जिन्वू एसिल से कहता है कि तुम अब वापस जा सकती हो क्योंकि आगे खतरा और भी बढ़ने वाला है। मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। ये सुनकर वो जिन्वू के पास आती है और कहती है नहीं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। और जिन्वू मान जाता है। जैसे ही वो 90वें फ्लोर पे पहुंचते हैं, यहाँ पर डीमन की काफी संख्या बढ़ जाती है और इनका लेवल भी काफी ज्यादा होता है। जिन्वू उन सभी डीमन को मार देता है और सोचता है एलिक्सर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट्स के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वो करूंगा। इसके बाद अगले सीन में हमें अब चॉय को दिखाया जाता है जो कि चाहीन से कहता है कि तुम्हें और मुझे बुलाया गया है 4th जेजू आइलैंड की रेड के लिए। हमारे साथ साथ व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रेसिडेंट मास्टर बैक को भी बुलाया गया है, साथ ही पूरे जापान के एस रैंक के हंटर को बुलाया गया है। चाहीन सोचती है यानी जिन्वू भी यहाँ आएगा। इस बार आधिकारिक तौर पर पड़ोसी देश जापान के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि एंट मॉन्स्टर में उड़ने वाली क्षमता आ जाने के कारण अब सभी उनके हमले की सीमा के भीतर हैं। इस हमले के आखिरी निर्णय के लिए सभी गिल्ड की एक मीटिंग बुलाई गई है। फिर हमें एक एयरप्लेन को दिखाया जाता है जिसमें रिसर्च लैब में दिखाया गया गिल्ड मास्टर होता है। फिर हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जो अब 100वें फ्लोर पर पहुंच चुका है, जिसे लिविंग नाइटमेयर के नाम से जाना जाता है। और जैसे वो यहाँ पहुंचता है, ये मंजिल बेहद ठंड और पूरी अंधकार में लिपटी हुई है। एक पल बाद बैरन डीमन मोनार्च और एक डरावना ड्रैगन उड़ता हुआ आता है। बैरन और ड्रैगन इन दोनों का नाम रेड कलर में है, यानी कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर अब जिन्वू देखता है कि इससे तो एसिल भी डर रही होती है। जिन्वू ने उस डीमन मोनार्च से एक अजीब शक्ति का अनुभव किया। जिन्वू सोचता है डीमन मोनार्च के साथ साथ ये ड्रैगन भी काफी खतरनाक है। इसके बाद वो ड्रैगन अब बैरन को आसमान में ले जाता है और अब बैरन अपनी स्किल का यूज करता है जिससे काफी सारी पोर्टल्स खुल जाते हैं जिनमें से काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बाहर निकलते हैं और जिन्वू और एसिल को घेर लेते हैं। डीमंस की सेना ने अचानक हमला कर दिया जिससे एसिल घबरा गई और एसिल जिन्वू से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिन्वू ने अचानक अपना स्किल मोनार्क ऑफ डोमेन सक्रिय कर दिया जिससे एक शैडो डोमेन बन गया। जैसे ही डीमन उस क्षेत्र में कदम रखते हैं, जिन्वू बोलता है बाहर आओ और पल भर में शैडो वॉरियर्स जिन्वू के छाया से बाहर आ जाती है और डीमन आर्मी से लड़ने लगती है। टस्क अपने जादू से अकेले ही सैकड़ों डीमन को जला देता है। उसकी ये पावर देख एसिल हैरान थी। वो सोचती है कि डीमन मोनार्क बैरन यहाँ का किंग है और जिन्वू बस एक घुसपैठिया, तो उसे किसकी साइड रहना चाहिए। इस बीच बैरन उस लड़ाई को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वो अपनी स्किल यूज करता है और एक बिजली उसके मुंह से निकली और तुरंत आसमान में चली जाती है जिससे आसमान में बिजली गरजने लगती है। इस लाइटनिंग हमले की वजह से जिन्वू के काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब ये हमला एसिल को भी लगने वाला होता है, लेकिन जिन्वू सही समय पर उसे बचा लेता है। उसे एहसास हुआ कि यह आम बिजली नहीं है। अगर उसने इस बिजली के जादू को नहीं रोका तो उसकी शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाएगी। हालांकि मेरे सैनिक पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हमला लगातार होता रहा तो उसकी माना जल्द ही खत्म हो जाएगी। जिन्वू खुद को गायब करके पास की इमारतों पर कूदता है और हवा में उछलता है ड्रैगन के पंखों की ओर निशाना लगाते हुए, लेकिन बैरन ने हमले को रोक लिया। जिन्वू इससे चौंक जाता है कि गायब होते हुए भी बैरन ने उसके हमले को कैसे रोक लिया। फिर बैरन जिन्वू को जोर से जमीन पर दे मारता है। इसके बाद बैरन ने जिन्वू पर बिजली से हमला किया। जिन्वू इस हमले से जल्दी से खुद को बचाता है। तभी टास्क एक शक्तिशाली आग का हमला करता है। इसी बीच इग्रेस उस ड्रैगन का सर काट देता है। अब बैरन जमीन पर आ चुका होता है। फिर बैरन जिन्वू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। अब हमें एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें उसी लैब वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हनेकावा है। वो इंट्रोडक्शन देती है और कि वो ड्रोन स्वर्ड गिल्ड से है और साथ में वहाँ पर उसका गिल्ड मास्टर भी होता है जिसका नाम होता है गोटो नकावा। वहीं पर अब मास्टर गो अपने मन में सोचते हैं कि ड्रोन स्वर्ड गिल्ड जापान की लार्जेस्ट गिल्ड में से एक है और पूरे एशिया के अंदर ये सेकंड नंबर पर आते हैं। इनके पास 11 एस रैंक के हंटर्स हैं और गिल्ड मास्टर गोटो का रेपुटेशन भी काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं और हनेकावा सभी को एंट मॉन्स्टर के बारे में बताना शुरू करती है। वो सबको बताती है कि हमारे रिसर्च टीम और पिछले 3 रेड के बाद जो रिजल्ट आए हैं उससे 2 बातें पता चलती है। पहली बात है इन एंट मॉन्स्टर के लाइफ स्पैन, अंडे से निकलने के बाद वो काफी तेजी से बड़े होते हैं और वो सिर्फ 1 ही साल जीते हैं। इसका ये मतलब है कि हम लोग अगर एंट क्वीन को मार देंगे तो जितने भी एंट मॉन्स्टर हैं वो 1 साल में खत्म हो जाएंगे। दूसरी जानकारी जो हमें मिली है वो ये है कि रेड के दौरान हमें ये पता चली है कि ये एंट मॉन्स्टर केवल स्ट्रॉन्ग हंटर पर ही हमला करते हैं जिनके पास ज्यादा मैजिक पावर होती है। हम लोग अपने ऑपरेशन को इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर अपना प्लान तैयार करेंगे और हम इन चीजों का फायदा उठाएंगे। फिर मास्टर को सोचते हैं कि हमें एंट मॉन्स्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता था पर इन लोगों ने तो ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन पता लगा ली। इन इन्फॉर्मेशन को यूज करके गिल्ड मास्टर गोटो एक प्लान बनाते हैं जिसमें हमारे गिल्ड के 11 में से 10 एस रैंक हंटर इस रेड में शामिल होंगे और उन हजारों एंट
मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएंगे और तब तक आपकी टीम को एंड क्वीन को खत्म करना होगा। मास्टर गो को यह प्लान पसंद आता है और दोनों टीम इस प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जहां बैरन अकेले ही जिन्वू के आर्मी पर भारी पड़ रहा होता है, जिसे उसका माना तेजी से कम हो रहा है और लड़ाई के बीच वो अपने माना को रिचार्ज भी नहीं कर पा रहा है। तभी जिन्वू बैरन पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन बैरन उस हमले को रोक लेता है, जिन्वू को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है और जिसके बाद वो अपने डैगर को बाहर निकालकर जिन्वू के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर उसके सभी सोल्जर बैरन को पकड़ लेते हैं। तभी बैरन एक शक्तिशाली हमला करता है जिससे जिन्वू के सारे सोल्जर खत्म हो जाते हैं, साथ ही जिन्वू का माना भी खत्म हो जाता है, यानी कि अब वो और ज्यादा सोल्जर्स को समन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि अब उसे अकेले ही लड़ना होगा। अब बैरन अचानक से हमला करके जिन्वू के डैगर्स को दूर फेंक देता है। जिन्वू के पास अब वेपन ही नहीं बचते और अब बैरन हमला कर देता है, पर जिन्वू अपने हाथों से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर जिन्वू को ये करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। जिन्वू उसे रोक ही रहा होता है, पर तभी बैरन जो कि जिन्वू के बिल्कुल सामने होता है, वो अब जिन्वू के ऊपर लाइटनिंग का हमला करने वाला होता है। जिन्वू को भी समझ आ जाता है कि वो अब इस अटैक से नहीं बच पाएगा। वो हमला अब जिन्वू को लगने वाला होता है, पर तभी एसेल अपनी तलवार को बैरन के ऊपर फेंक देती है। इससे बैरन का ध्यान भटक जाता है। इसके बाद जिन्वू रोलर्स हैंड का इस्तेमाल करता है और बैरन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और एक काफी खतरनाक मुक्का मारता है, जिससे बैरन का सिर उसके शरीर से उड़ जाता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, आपने डीमन किंग बैरन को हरा दिया, आप बैरन की शोल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अचानक जिन्वू जमीन पर गिर जाता है और अब एसिल उसके पास आती है। जिन्वू बस मुस्कुराता है और एसिल से कहता है कि घर जाओ और जाकर अपने फादर को बता दो कि आज से तुम्हारी फैमिली यानी कि रेडी सू फैमिली यहाँ की रूलर है। इस बात पर एसिल भी खुश हो जाती है और कहती है कि हमारी फैमिली का नाम रेडी सू नहीं बल्कि रेडी रू है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब से ही हमें पता चलता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या नहीं।